हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक कवर करेंगे बच्चों, वो है क्वांटम नंबर्स। जिस तरह से हमारे घर का एड्रेस होता है, उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल्स में कहाँ प्रेजेंट है, उस एटम में उसका क्या एड्रेस है, वो हमें क्वांटम नंबर्स बताते हैं, जिनके नंबर 4 होते हैं। और क्यों हमें क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ी, क्वांटम नंबर होते क्या हैं, हम कैसे निकालते हैं, वो बच्चों हम आगे आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो क्लियर हो गया होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, एटम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अरेंज हैं, उसके बाद में ही हमें क्वांटम नंबर जो है बच्चों समझ में आएगा। इसलिए जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्रीवियस वीडियोस को अगर देख लेंगे तो आपको समझने में बच्चों आसानी होगी। आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चों हम क्वांटम नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, किस तरह से इनकी डिस्कवरी हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो बच्चों आपको ध्यान होगा, जो मैंने आपके मॉडल में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है, बोहर ने कहा था एक पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में पता चला, डी ब्रोए ने और हेसेनबर्ग ने जब बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल तो है ही है क्योंकि मास है उसके अंदर, लेकिन इसके साथ साथ वो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट जो है, प्रकीर्णन प्रयोग में उसने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह भी वेव करता है। और इसीलिए बच्चों हमारा, आपको ध्यान होगा, बोहर का मॉडल जो है बच्चों फेल हो गया था। जैसे ही डी ब्रोए और हेसेनबर्ग ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव है, वेव जो है बच्चों आपको पता है कि वो गोल गोल नहीं घूम सकती है। एक रस्सी को अगर अपन एक कोने से किसी खंबे के बांध देते हैं और उसको ऊपर नीचे हिलाते हैं तो जिस तरह का मूवमेंट होता है, जिस तरह से वो रस्सी हिलती है, वैसे ही बच्चों वेव का मोशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो उसका न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमना संभव नहीं है। बच्चों जिस मॉडल की डिस्कवरी हुई उसको बच्चों वेव मैकेनिकल मॉडल जो है वो कहा जाता है, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। प्रीवियस वीडियोस में बच्चों मैंने आपको ये भी बताया है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन जब मूव होता है नीचे वाले कक्षकों से, लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल्स में, तो एक पैकेट के रूप में, फोटोन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हम क्वांटा कहते हैं। इसीलिए बच्चों मैं बार बार आपको प्रेशराइज कर रही हूँ कि पहले वाले वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो इसका बेसिक जो है क्वांटम नंबर का, कहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई, वो समझने में आपको बच्चों आसानी हो जाएगी। वेव मैकेनिकल मॉडल जो था बच्चों, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल था, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक वेव था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है तो उसकी पोजीशन जो है निकालना मुश्किल है। जो श्रोडिंगर थे बच्चों, जिन्होंने वेव इक्वेशन दी थी इलेक्ट्रॉन की, इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो उसकी इक्वेशन बता दी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ होती है। हमने और भी कई फॉर्म्स ऑफ वेव पढ़ी हैं, कई और तरंगे पढ़ी हैं, जिसमें साउंड वेव्स आती हैं, श्रवण तरंगे आती हैं। अब जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को वेव बता दिया, इलेक्ट्रॉन जो वेव है उसको बच्चों हम मैटर वेव, द्रव्य वेव तरंग भी कहते हैं। वेव को प्रूव तो कर दिया कि ये इलेक्ट्रॉन वेव है, लेकिन इसको किस तरह से परिभाषित करना है, इसको किस तरह से डिफाइन करना है, उसका तरीका किसी के बारे में नहीं था। श्रोडिंगर ने इस डायरेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एफर्ट किया और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक प्रोबेबिलिटी, संभावना तरंग है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसके पाए जाने की सिर्फ संभावना है, तो किस जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, सिर्फ उसकी संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं, संभावना, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, संभावना होती है, उसके लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जिसको मैटर वेव इक्वेशन या इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन वेव समीकरण भी कहते हैं। या आपको डिटेल में बच्चों यहाँ नहीं पढ़नी है, लेकिन होती क्या है मैं लिख देती हूँ। d2 xi अपॉन dx² प्लस d² xi अपॉन dy²। बच्चों x y z 3 अक्ष होते हैं, आपको पता है 3 एक्सिस हैं ये। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसके पाए जाने की संभावना जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के चारों तरफ हम देख रहे हैं, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो जगह है बच्चों, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय स्पेस है, जिसको हम x y z 3 अक्षों में व्यक्त कर सकते हैं। ये बच्चों हमारा टोटल एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। क्षितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा। इसको आपको याद नहीं करना है बच्चों, ये सिर्फ मैंने आपको बताने की कोशिश की है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। तो x y z 3 अक्ष जो होते हैं 3 डायमेंशनल त्रिविमीय स्पेस को परिभाषित करते हैं, जो यहाँ पे x y और z के रूप में दिखाई हुई है। यहाँ जो बच्चों xi जो है ये वाला, ये बच्चों आपको डिटेल में आगे बड़ी क्लासेस में फिजिक्स में आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमें न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ मिलेगा, उसके पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो हमें xi का स्क्वायर बच्चों बताता है। अब क्योंकि बच्चों साई की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं था,
कुछ कण जो है इसमें, कुछ प्रॉपर्टीज जो है इसमें पार्टिकल की थी, लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टीज क्योंकि साइज छोटी थी उसमें वेव की थी, इसलिए हमें साइज स्क्वायर की जरूरत पड़ी। जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों, जो हमारे साइज स्क्वायर की वैल्यू आएगी, इसकी बच्चों 3 वैल्यूज निकलेंगी। जो 3 डायमेंशंस बच्चों मैंने बताए हैं x, y और z, जो इस इक्वेशन में हमें देखने को मिल रहे हैं, वो हमें जो 3 वैल्यूज देंगे बच्चों, वो हमारे 3 क्वांटम संख्याएं हैं, 3 क्वांटम नंबर्स हैं। क्वांटम नंबर की संख्या बच्चों 4 होती है, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो है वो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से नहीं आया था। जब श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन सॉल्व की गई, वहां से सिर्फ हमें 3 वैल्यूज ही मिली, जो इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल त्रिविमीय स्पेस में पाए जाने की संभावना, उनका स्थान जो है उस तरह से व्यक्त करती है। इसको बच्चों हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आप अपना एड्रेस बताते हैं तो पहले आप कहते हैं कि मैं इस स्टेट में रहता हूँ, स्टेट बताते हैं, उसके बाद में आप उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट बताते हैं, फिर उसके अंदर आप कॉलोनी बताते हैं, और कॉलोनी के बाद में आप बताते हैं अपने हाउस का नंबर। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के साथ भी है, जब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ पाया जा रहा है, उसका भी एड्रेस बताने के लिए हमें 4 जो है क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है, जिनको हम N, L, M और S कहते हैं। आगे हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। N जो है उसका कंपैरिजन आप स्टेट से कर सकते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं। L का कंपैरिजन आप सिटी या डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं। M का कंपैरिजन आप कॉलोनी से कर सकते हैं, और S जो है आप अपना हाउस नंबर, मकान का नंबर जो है उससे कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो आपको इसको कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी। जो हमारे 3 वैल्यूज मिली थी बच्चों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते हैं, स्थिति बताते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बच्चों हम नहीं बता सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो 3 वैल्यूज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे अधिक संभावना वाला स्थान जो है वो बताते हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि 3 वैल्यूज जो है, 3 क्वांटम नंबर है बच्चों, ये पहले वाले, ये हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें मिलेंगे सॉल्व करने पे, जो इलेक्ट्रॉन की सही सही स्थिति बताएंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां उसके पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। जो N, L और M है, ये इसका 3 डायमेंशनल जो है स्थिति बताएंगे। त्रिविमीय स्थिति जो है, जो 3 अक्षरों के द्वारा हम बताते हैं, X, Y, Z के द्वारा, वहां इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो बताने में हमारी मदद करते हैं ये 3 क्वांटम नंबर N, L और M। बच्चों आगे आने वाली स्लाइड्स में हम और इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने लिख भी दिया है कि जो श्रोडिंगर का समीकरण है, जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो तरंग फलन जो है, साई को बच्चों तरंग फलन कहते हैं, उसके 3 मान निकलते हैं। वो 3 मान जो है N, L, M 3 क्वांटम संख्याओं को दिखाते हैं, जो X, Y और Z 3 अक्षों पर उसकी स्थिति, जहाँ पे उसके पाए जाने की संभावना ज्यादा है, वहाँ हमें बताते हैं। अब क्योंकि जब हमने वेव इक्वेशन से इसको डिस्क्राइब कर दिया है, तो अब ये कंसेप्ट जो है हमारा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर शेल में, कक्षक में घूमता है, वो यहाँ बच्चों खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि ऑर्बिटल्स जो है ये फिक्स नहीं है। जैसे ही बच्चों इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में बताया गया, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन आए, तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में, कक्षा में घूमते हैं। ये बच्चों गलत साबित हो गया। ये बताया गया वेव नेचर के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षकों में घूमते हैं, जिसे हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये ऑर्बिटल जो होता है बच्चों, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम पन्ने पर, पेज पर नहीं बना सकते हैं। जबकि हमारा कक्षा जो था, जिसको मैं ऑर्बिट कह रही थी, और जिसको हम पहले फिक्स मान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ गोल गोल जो है फिक्स ऑर्बिट हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब ऑर्बिट का स्थान जो है, उसकी प्लेस जो है बच्चों ऑर्बिटल्स ने ले ली, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम संभावना जो होती है, उस जगह को वो दिखाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ मिलते हैं? वेव इक्वेशन के सॉल्व होने के बाद में ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, जिसको हम कक्षक कहते हैं। ये बच्चों हमारे 3 डायमेंशनल त्रिविमीय स्पेस है, स्थान है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। और ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, मैंने अपनी पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया है कि X, Y, Z जो है, क्योंकि ये त्रिविमीय स्थान है, इसलिए X, Y, Z 3 अक्षरों के द्वारा ही इसको हम बता सकते हैं। तो बच्चों यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, जो एक त्रिविमीय 3 डायमेंशनल स्पेस को डिनोट करता है, जिनको हम 3 अक्ष X, Y, Z के द्वारा बताते हैं। और यही हमारे 3 क्वांटम नंबर जो है N, L, M का मान बताते हैं। तो क्वांटम नंबर जो है बच्चों हमारे कितने हैं? 4 तरह के हैं, और तीनों के तीनों क्वांटम नंबर जो है हमारे N, L, M जो आएंगे, ये N, L और M, ये तीनों बच्चों हमें ऑर्बिटल के बारे में ही इंफॉर्मेशन देंगे। और ये ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन बच्चों हमें कहाँ से मिली? श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन के द्वारा हमें मिली है। तो ये आप यहाँ क्लियर कर लेंगे। N, L और M जो है
इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। और चौथा क्वांटम नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में, चक्रण के बारे में बताता है, जिसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर दिगंशीय क्वांटम संख्या, एल से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। और ये स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम नंबर, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। ये बच्चों हमारे 4 क्वांटम संख्याएं हैं, जिनमें से पहले 3 जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से आई हैं। आगे हम इनके बारे में बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे। जो ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, होते क्या हैं, उनकी शेप कैसे होती है, कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी शेप साइज डिफरेंट होती है। वो कौन से अक्ष पर, एक्स वाई जेड, किसके ऊपर स्थित है, उसका ओरिएंटेशन कहाँ है, वो भी अलग अलग होता है। ऑर्बिटल्स को हम कक्षक कहते हैं, शेल को हम कोश कहते हैं, सब शेल को हम उपकोश कहते हैं। बच्चों मेन जो होता है ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके बारे में एन, एल और एम बताते हैं। ऑर्बिटल्स के अंदर हमें शेल देखने को मिलते हैं और शेल के अंदर बच्चों हमें सब शेल देखने को मिलते हैं, जिसे हम उपकोश कहते हैं। जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है बच्चों, वो हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसा कि नाम बता रहा है, चारों क्वांटम संख्याओं में मुख्य है ये, इसलिए इसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो जगह बताता है, तो एन की वैल्यू जो होती है बच्चों हमारी 0 कभी भी नहीं हो सकती है। एन की वैल्यू हमारी 1 हो सकती है, एन की वैल्यू 2 भी हो सकती है, एन की वैल्यू 3, 4, इस तरह से एन की वैल्यू जो है कोई भी इंटीजर हो सकती है। क्योंकि ये स्थान बताता है, इसलिए मैंने कहा है कि एन की वैल्यू जो है 0 नहीं होगी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसकी वैल्यू हमारी हो सकती है। जब एन की वैल्यू 1 होती है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा के शेल में है, 2 वाली एल हो जाएगा, एम हो जाएगा। जब 4 में होगी तो इसको हम एन बोलेंगे। इसके बारे में बच्चों हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। एन जो है हमारा हमें शेल के बारे में भी बताता है। ये हमें ऑर्बिटल का आकार बताता है, साइज बताता है ऑर्बिटल का। अगर फर्स्ट में है इसका मतलब छोटा है, सेकंड में और बड़ा, थर्ड में और बड़ा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है एन जो है साइज ऑफ ऑर्बिटल हमें बताता है, कक्षक का आकार हमें ये बताता है। एन की संख्या जो बच्चों आप देखोगे नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, इसका मतलब साइज जो है ऑर्बिटल की वो बढ़ती जा रही है। अब क्योंकि हमें साइज के बारे में बता रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि हमें एनर्जी, ऊर्जा के बारे में बताता है। जब हमने बच्चों एटम का स्ट्रक्चर देखा था ऑर्बिट्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमने देखा था कि n=1 यहाँ है, इसके बाद वाले को हम n=2 बोल रहे थे और बाहर वाले को हम n=3 बोल रहे थे। और हमने ये भी कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन n=1 से जंप करता है n=2 में, तो n=2 जो है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है n=1 से। तो हम कह सकते हैं कि n का जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये हमें एनर्जी के बारे में भी बताती है। n=1 की एनर्जी कम होगी, n=5 6 7 जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो ऑर्बिट्स हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमारे रखे हुए हैं। तो जिस डायरेक्शन में n की वैल्यू बढ़ती है उस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी भी बढ़ती है। एनर्जी की बच्चों फॉर्मूला मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। nth लेवल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सबसे आखिरी वाले, तो उसकी एनर्जी हम निकालेंगे -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर, जहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर है, अपॉन एन का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये निकलेगी। जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, एन हमारा जो है कक्षक की संख्या है। जैसे हम जेड और एन की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, वैसे हमें जिस एन या जिस शेल की वैल्यू निकालनी वो हमें मिल जाएगी इस फॉर्मूले में डालने के बाद में। तो आपको उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें साइज और एनर्जी के बारे में बताता है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, साइज ऑफ ऑर्बिटल हमें एन बताता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो है दोबारा यहाँ पे ई की वैल्यू लिखी हुई है। सेकेंड क्वांटम नंबर जो है हमारा एजीम्यूथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, जिसको हम दिगंशीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। एल के द्वारा इसको दिखाया जाता है। ये बच्चों हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है कि एक्स वाई जेड जो 3 अक्ष हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। एन हमें बता रहा था कि छोटा है या बड़ा है और किस तरह का है शेप, वो हमें एल बताता है। एल की वैल्यूज जो देख लीजिए बच्चों कौन कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5, आगे भी हो सकती हैं। सारी की सारी वैल्यूज जो होती है बच्चों हमारे इंटीजर होती हैं। अब क्या शेप होगा वो देखिए, इनके नेम्स कौन कौन से होते हैं पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद में इनका शेप कैसा होगा वो देखिए। अभी मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था KLMN, जिसको मैं शेल या ऑर्बिट कह रही थी। उस शेल के अंदर हम मान के चलते हैं कि बच्चों सब शेल होती है, कोश के अंदर उपकोश। बच्चों बुक्स में आपके शेल और सब शेल के बारे में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको ऑर्बिटल्स जो है वो बाद में बताऊंगी।
उसी चीज को शेल और सबशेल के कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो सबशेल होती है बच्चों, शेल के अंदर उनकी संख्या जो है 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे। जब एल की वैल्यू 0 होगी तो बच्चों एस, पी, डी, एफ और ये जी, ऐसे बच्चों आगे जो है नेम्स दिए गए हैं। अब इनकी शेप जो है आपको डिटेल में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई हुई है। एस जो होता है बच्चों ये स्पेरिकल गोल होता है, गोले के आकार का होता है, ये इस तरह से गोल होता है। पी जो हमारा होता है बच्चों डम्बेल शेप होता है। पी जो होता है बच्चों हमारा डम्बेल शेप होता है। डम्बल बच्चों इस तरह का होता है जिसको एक्सरसाइज करते वक्त उठाते हैं। डी जो बच्चों होता है डबल डम्बल होता है, 2 डम्बल होते हैं इसमें, इस तरह का आकार होगा इसका, 2 तरह के डंबल हमें दिखाई देंगे 2 अक्षों पे। एफ का शेप जो बच्चों होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा, एफ को हमें डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है। इनमें बच्चों 8 तरह के डंबल टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको 8 फोल्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है बच्चों हमें ये शेप बताते हैं कि एस का स्पेरिकल है, पी का डंबल शेप है, डी का डंबल शेप्ड है और एफ जो है बच्चों उसका 8 फोल्ड स्ट्रक्चर है। आगे स्लाइड में हम इसको और देखते हैं। ये देखिए ये गोल दिखा रखा है, एक्स वाई जेड जो 3 अक्षेस ने दिखा रखे हैं यहाँ पे। ये स्पेरिकल है, गोलीय आकृति है, इसलिए तीनों अक्षों पे बराबर ये फैला हुआ है। ये हमारा पी वाला है, जो पी एक्स पे फैला हुआ होगा उसको पी एक्स बोलेंगे, जो जेड पे है वो पी जेड हो जाएगा हमारा, और जो पी वाई पे फैलेगा उसको बच्चों हम पी वाई कह देंगे। पी जो है हमारा 3 अक्षों पे पाया जाता है। ये हमारा डी है, इसमें 2 डंबल आपको दिखाई देंगे एक साथ। ये देखिए एक लाइट ब्लू वाला है, एक डार्क ब्लू वाला है, और एफ वाला जो इसमें खूब सारे दिखाई दे रहे हैं 8 फोल्ड स्ट्रक्चर है इसको। तो एल जो है वो हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा किस तरह की शेप होगी। ये मैंने अलग अलग शेप जो है एस, पी, डी और एफ के लिए बता दिए हैं आपको। एन जो है बच्चों हम कह सकते हैं कि शेल, और एल जो हम कह सकते हैं सब शेल। और शेल जो थी हमारी जो एन के द्वारा पता चल रही थी, एन जो एक्चुअली में उसका साइज कितना बड़ा है वो बता रहा था। n = 1 है तो साइज छोटी होगी, n = 5 है तो साइज बड़ी होगी। अब वैल्यू जो हम कंपेयर कर लेते हैं कि n की वैल्यू जो है कितनी होगी तो l की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी। जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू हमारी 0 होती है, ये 2 होती है तो ये 0 और 1 होती है, ये 3 होती है तो बच्चों ये 0, 1 और 2। जब ये 4 होती है तो हमारी वैल्यू होती है 0, 1, 2 और 3। n और l की वैल्यू को देख के बच्चों आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि n की जो वैल्यू अगर 1, 2, 3, 4 हमने ली है तो l की वैल्यू जो है हमेशा 0 से शुरू हो रही है, सब में आपको 0 दिखाई देगा। दूसरी चीज़ जो हमें दिख रही है l की वैल्यू जो है वो इससे n की वैल्यू से 1 कम है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ बच्चों 0 ही है, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 0 और 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 0, 1, 2 है, इससे 1 कम है जो वैल्यू हमारी n की है। हम कह सकते हैं l जो है इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 और n-1 तक है बच्चों, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा कि किस तरह से अगर हमें n की वैल्यू पता है तो हम l की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। 0 वाले शेल को बच्चों हम s बोलते हैं, 0 को हमने s लिख दिया और ये फर्स्ट है तो इसको हम 1s लिख देंगे। सेकेंड जो है इसमें 2 शेल होती हैं, 0 वाले को हम बच्चों s कहते हैं और 1 वाले को हम p कहते हैं। तो सेकंड में कौन कौन सी शेल हो जाएगी, एक 2s हो जाएगी और एक हमारी हो जाएगी बच्चों 2p। थर्ड वाली देखो 0 हो जाएगा, s को बोलते हैं, p को 1 बोलते हैं और 2 को d बोलते हैं। तो कौन कौन सी शेल हो जाएंगी हमारी, जब बच्चों n की वैल्यू 1 थी तो l की वैल्यू 0 थी तो कौन सी सब शेल हो जाएगी इसमें। इसका मतलब n की वैल्यू जब 1 होती है तो a की सब शेल होती है जिसको हम 1s कहते हैं। n की वैल्यू 2 हो गई तो l की वैल्यू हमारी 0 और 1 हो जाएगी, इसका मतलब इसके अंदर 2 सब शेल हैं। l हमें बच्चों सब शेल बताता है, दोनों सब शेल कौन कौन सी हो गई, 2s और 2p हो गई। जब n की वैल्यू 3 थी तो हमारे 3 सब शेल हो गई, 0 जो है s को डिनोट करता है, 1 p को, d को 2 डिनोट करता है, वैसे हमारा 4 हो जाएगा। ये s, p, d, 3 को हम f कहते हैं तो ये 4s, 4p, 4d और बच्चों हमारा 4f हो जाएगा। 0 है, 1, 2, 3, इसको हम s कहते हैं, p, d और f। तो जो नंबर ऑफ सब शेल होते हैं बच्चों हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स के बराबर होते हैं या फिर ऑर्बिटल के नंबर बराबर होते हैं। कैसे वो देखिए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो हमारे एक ही शेल है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हमारी 2 है, यहाँ हमारे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ हमारे 3 है, यहाँ हमारे 4 लिखा हुआ है तो हमारे 4 है। तो नंबर ऑफ सब शेल जो होती है, उपकोश की संख्या जो होती है हमारी, वो कोश की संख्या के बराबर होती है। आगे हम और देखते हैं इसको। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला बताया है। इसको बच्चों हम इस तरह से लिखते हैं h/2π √L L+1। L जो है सब शेल अजीमुथल क्वांटम नंबर है, h जो है हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं। h यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है। L जो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है। मान लीजिए बच्चों हमें 3p हमें दिया हुआ है सब शेल,
और उसके लिए हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ये वाला हमें निकालना है। उसके लिए कक्षक कोणीय संवेग हमें निकालना है 3p सबशेल के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे, 3 दिया हुआ है, इसका मतलब n की वैल्यू हमारे 3 हो जाएगी। p के लिए होती है, l की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। s के लिए 0 होती है, l की वैल्यू 1 होती है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आंसर निकल आएगा हमारा, h/2 1 + 1 हो जाएगा। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ, तो हमारा बच्चों इसका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। अभी हमने देखा था कि n जो था हमारा वो शेल बता रहा था, कोश के बारे में बता रहा था। l जो है हमारा सब शेल बता रहा था, उपकोश के बारे में बता रहा था। अब m जो है हमारा ऑर्बिटल कक्षक के बारे में बताएगा कि कहाँ पर उसकी संभावना पाए जाने की ज्यादा है। ऑर्बिटल को हम बच्चों कक्षक कहते हैं। शेल हमारा हो जाएगा कोश, ये हमारा हो जाएगा उपकोश। तो बच्चों इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि शेल के अंदर होता है सब शेल और सब शेल के अंदर होते हैं बच्चों ऑर्बिटल्स। ये आपको जैसे मैं आगे एग्जांपल्स बताऊंगी क्लियर हो जाएंगे। एन जो है आपने देखा था, ये हमें साइज बता रहा था, ये हमें शेप बता रहा था, ये हमारा ओरिएंटेशन बताएगा कि एक्स एक्सिस पे है, वाई पे है या जेड पे है, किस तरह से वो कक्षक जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो कौन से अक्ष पर उपस्थित है, प्रेजेंट है। एम हमारा क्या बताता है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने कक्षक हैं वो हमें बताता है। कक्षकों की संख्या का ज्ञान हमें एम से होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से होता है। दूसरा, कौन से अक्ष पर उपस्थित है इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, उसके बारे में भी हमें ये बताता है। इसके लिए जो फॉर्मूला है बच्चों हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। m की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -l है, लेस देन इक्वल टू +l है। कैसे देखेंगे वो देखिए। मान लीजिए l की वैल्यू है हमारे पास 0 1 2 3। 0 के लिए कौन सा सबशेल होता है, s p d, 2 के लिए और ये f हो जाएगा। अब m की वैल्यूज कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए m की वैल्यू -l से लेकर +l तक है, तो -l 0 का कितना होगा बच्चों, 0 ही होगा। सेकंड वाला हमारा 1 है, -l से +l, तो -1 0 +1 हो जाएगा। थर्ड वाला है हमारा 2, तो ये हो जाएगा हमारा -2 से +2। थर्ड वाला हमारा l जो है, इसके लिए l जो है बच्चों 3 लिखा हुआ है, तो -3 से इसमें पुट कर देंगे तो -3 से +3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ये बच्चों हमारा m की वैल्यू निकल आई। ये हमें बताता है, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया है कि नंबर ऑफ कक्षक जो है ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ये s में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे हमारे, s में बच्चों हमें एक ही ऑर्बिटल देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक ही संख्या आई है। s में एक ही ऑर्बिटल है जिसका नंबर 0 है। p वाले में जो है ये हमारे बच्चों सबशेल थी, p वाले में हमें 3 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे जिसकी वैल्यू -1 +1 और 0 है, कितनी हो गई 3। डी वाले में जो डी सबशेल था इसके अंदर बच्चों में 5 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, ये वैल्यूज हैं, तो 5 हो गई इसकी वैल्यू। ये हमारा एफ वाला है। अब एफ सबशेल में हमें 7 वैल्यूज देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है कि एस में कितने ऑर्बिटल होंगे, पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे, एफ में कितने होंगे। एस में जो एक ऑर्बिटल उसको बच्चों हम इस तरह से बना सकते हैं। पी के 3 ऑर्बिटल आपने देखे होंगे, इस तरह से देखने को मिलते हैं। डी के 5 ऑर्बिटल हैं, उनको हम इस तरह से बनाएंगे, और जो एफ के 7 ऑर्बिटल हैं उसको हम बच्चों इस तरह से बनाते हैं। इसके एक फॉर्मूला भी बच्चों मिल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल। एक उपकोश में कक्षकों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला जो है, अगर हमें एल का मान पता है तो हम एम का मान इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 2l + 1 निकाल के देख लीजिए आप। मान लीजिए हमें 0 के लिए निकालना है, तो इस फॉर्मूले में l की जगह 0 पुट कर लीजिए, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ देखिए हमारा आंसर ऐसे भी 1 ही आया है, यहाँ भी 1 आ रहा है। मान लीजिए हमें इसके लिए निकालना है, l = 1 के लिए निकालना है, तो हमारा हो जाएगा 2 × 1 + 1 हो जाएगा m की वैल्यू, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 3। और यहाँ भी हमारा आंसर देखिए 3 ही आया है, और यहाँ भी हमारा 3 आ रहा है। तो चाहे ऊपर आप इस तरीके से निकालिए या फिर फॉर्मूले से निकालिए, दोनों आंसर बच्चों हमारे सेम आएंगे। आगे हम बच्चों n l m की वैल्यू देख लेते हैं फॉर्मूले से। मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, 0 से लेकर n-1 तक होती है l की वैल्यू, तो n की जगह यहाँ पे बच्चों 1 पुट कर दीजिए। जब 1 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0। अब m की निकालते हैं, m की वैल्यू है -l से लेकर +l तक, तो l की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 0 आई थी। तो -l -0 + 0 कुछ नहीं होता है, इसलिए सिर्फ 0 लिख देंगे। सेकंड जो है n की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, इस वाले फॉर्मूले में जो है हमारा दिया हुआ, इसके अंदर
n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 0 और 1 आ जाएगा। m की वैल्यू कितनी होंगी बच्चों हमारी, -l से लेकर +l तक की वैल्यू है। अब हमारे l की वैल्यू बच्चों 0 और 1 आ गई, तो 0 के लिए m की वैल्यू कैसे निकलेगी, 0 के लिए आंसर हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि m की वैल्यू जब ये फॉर्मूला पुट करेंगे बच्चों हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 2 बार पुट करना है फॉर्मूला। एक बार 0 लिखेंगे l की जगह और एक बार l की जगह जो है बच्चों 1 लिखेंगे। तो l का मान 0 आया है, तो इस फॉर्मूले में जो m का फॉर्मूला है इसमें l की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर बच्चों 0 आ जाएगा, और जब 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -1 से लेकर +1 तक। 0 के लिए हम एक ही बनाएंगे बच्चों इस तरह से। 0 वाला कौन सा होता है, s वाला होता है, और इस बात किसकी हो रही है, 2 की बात हो रही है, तो 2s हो गया। फिर ये 1 है, 1 को हम p कहते हैं। p के लिए कितने बनाने हैं, 3 डब्बे बनाने हैं हमें। जो हमें डब्बे बना रहे हैं बच्चों ये ऑर्बिटल्स हैं, एक -1 वाला हो गया, एक 0 वाला हो गया और एक +1 वाला हो गया। अब हम 3 के लिए निकालते हैं, n = 3 है तो l कितना आएगा, इस फॉर्मूले में हम n की जगह 3 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, 1 और 2। अब जो 0 है उसके लिए हम m की वैल्यू निकालेंगे तो 0 की 0 ही आएगी। 1 के लिए अभी हमने ऊपर निकाला था तो -1, 0 +1 आ जाएगी। 2 के लिए आ जाएगी -2, -1, 0 +1 और +2। 0 के लिए एक ही कक्षक होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा, इस तरह से। अब एक किसका 0 है, ये 3 वाले का 0 है, तो बच्चों इसको हम 3s लिख देंगे। 1 जो है उसको हम p कहते हैं। p में कितने डब्बे बनाने हैं, हमें कितने ऑर्बिटल्स बनाने हैं बच्चों, 3 बनाने हैं, ये 3 बना दिए। अब क्योंकि ये 3 के p है तो इसको हम 3p लिख देंगे। फिर हमारा है 2 को हम बोलते हैं d में कितने ऑर्बिटल्स बनाने हैं हमें बच्चों, 5 बनाने हैं। अब ये किसका d है, ये 3 वाला d है, इसलिए इसके आगे हम 3d लिख देंगे, तो ये हमारा बच्चों 3d हो जाएगा। ऐसे बच्चों हम 4 के लिए निकाल लेंगे, 0, 1, 2 और 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। 0 को s बोलते हैं, p, t और f हो जाएगा। यहाँ जो निकलेगा बच्चों इसका आ जाएगा 4s, ये हमारा आ जाएगा 4p हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे बच्चों, ये ऑर्बिटल्स हैं। ये हमारा हो जाएगा 4d जिसमें हमें 5 बना के दिखाने हैं, और ये हमारा हो जाएगा बच्चों 4f। ये 4 बच्चों कहाँ से आया, n की वैल्यू से आएगा। जो हम सामने लिख रहे हैं ये हमारे n की वैल्यू से आएंगे, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। इसमें हमें 7 दिखाई देंगे। कैसे निकलेगा समझ में आपको आ गया होगा, ऊपर देख के निकाल सकते हैं। जब 2 था तो -2, -1, 0 +1 +2 लिखा था। 3 होगा तो हमारी वैल्यूज हो जाएंगी -3, -2, -1, 0 +1 +2 और +3। आप काउंट करेंगे तो बच्चों ये 7 ही आएंगी। ऐसे हम डी के लिए मैंने ऊपर निकाल के दिखाया है, इसलिए यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा है। ये वाला आप कंपेयर कर सकते हैं इससे। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। n = 3 में हमें निकालना है सबशेल, उपकोश और ऑर्बिटल्स निकालने हैं। n की वैल्यू हमें दी हुई है बच्चों, तो ये हम लिख लेंगे 3। l की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है, l की वैल्यू n से 1 कम होती है, तो इसका आंसर 0, 1 और 2 निकल आएगा। m जो होता है 0 के लिए 0 रहेगा। m की वैल्यू जो बच्चों -l से +l तक होती है, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 0 से n-1 तक होती है इसकी वैल्यू। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। 1 के लिए हो जाएगी -1, 0 +1। 2 के लिए हो जाएगी -2, -1, 0 +1 और +2। l जो है वो सबशेल को डिनोट करता है, उपकोश को, और m जो है ऑर्बिटल्स को डिनोट करता है। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ सबशेल निकालना है। तो सबशेल देख लीजिए कितनी हो गई, 1, 2 और 3। 0 को s लिखते हैं, इसको p लिखते हैं, इसको d लिखते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। उपकोशों की संख्या जो है कितने हो जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे। और ये संख्या बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी ये कोश के बराबर आ रही है, शेल के बराबर आ रही है। अब ऑर्बिटल्स कैसे काउंट करेंगे बच्चों, ये देख लीजिए। ऑर्बिटल्स भी निकालने हैं इसमें हमको। 1 ये रहा, 3 ये रहे बच्चों, 5 ये रहे। तो कितने हो गए बच्चों हमारे ऑर्बिटल, कक्षक जो होंगे हमारे ऑर्बिटल्स हमारे हो जाएंगे बच्चों 9। तो ये फॉर्मूला मैंने नीचे लिख दिया आपको। कक्षक की संख्या जो है कोश में कितनी होगी, n के स्क्वायर के बराबर होगी। इस वाले फॉर्मूले से भी हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ n की वैल्यू हमें कितनी दी थी बच्चों, 3 दी थी। 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा 9 आंसर आ जाएगा। यही आंसर हमारा फॉर्मूले से आया है और यही आंसर हमने यहाँ निकाला है ऊपर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो निकालने के लिए फॉर्मूला है 2l + 1। मान लीजिए हमें सेकंड सबशेल में ऑर्बिटल की संख्या निकालनी है, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो कैसे निकालेंगे। l की जगह बच्चों वैल्यू पुट कर दीजिए 2, तो 2 × 2
प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा आ जाएगा आंसर 5। यहाँ भी 5 आया है फॉर्मूले से और ऊपर भी मैंने आपको 5 ही निकाल के बच्चों दिखाया था। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे एग्जाम्पल देखिए एक और, n इक्वल टू हमारा 2 दिया हुआ है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी। l की वैल्यू बच्चों भी बताई थी मैंने, कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर होती है n-1 तक वैल्यू होती है l की हमारी। तो 0 से लेके n कितना है, 2 है, तो 0 से लेके 1 तक हो जाएगी। m की वैल्यू जो होती है -l से लेकर +l तक होती है, तो 0 के लिए तो 0 हो जाएगी बच्चों, और इसके लिए हो जाएगी -1, 0 और +1। तो ये हमें से, तो बच्चों ये हमसे क्या पूछ रहा है, कक्षक पूछ रहा है। कक्षक हमें कौन बताता है, ऑर्बिटल्स हमें कौन बताता है, m बताता है। तो कितनी ऑर्बिटल्स हो जाएंगी, एक तो ये हो गई और 3 हमारी नीचे वाली हो गई। हमारा आंसर आएगा 4। ये हमने काउंट करके बताई है। और अगर फॉर्मूला हम लगाते हैं n² वाला, जो मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में बताया है, तो n की जगह 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, तब भी आपका आंसर बच्चों 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर है, जिसको हम चक्रण क्वांटम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो बच्चों होता है, हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, जिस तरह से अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है। और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के ऊपर, अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमता है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे, अक्ष पे घूमता है, तो या तो वो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो 2 तरह का चक्रण हमें देखने को मिलता है, +½ और -½ अगर हम क्लॉकवाइज को +½ ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज वाला हमारा -½ हो जाएगा। अगर हम क्लॉकवाइज को -½ ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जो होगा बच्चों हमारा +½ हो जाएगा। ये निश्चित नहीं है कि घड़ी की दिशा वाला +½ है कि -½ है, लेकिन अगर हम एक को +½ ले रहे हैं तो दूसरा वाला बच्चों अपने आप -½ हो जाएगा। तो घड़ी की दिशा वाला जो +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है। अगर हमने घड़ी की दिशा वाले को +½ ले लिया तो विपरीत दिशा वाला अपने आप -½ हो जाएगा। ये बच्चों हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी से विपरीत दिशा वाला, और ये हमारा हो जाएगा बच्चों क्लॉकवाइज। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि S जो है हमारा स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन के, जो 2 हो सकती हैं स्पिन, एक हमारी क्लॉकवाइज होती है और दूसरी हमारी होती है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। ये डिसाइड नहीं है कि प्लस वाले को क्लॉकवाइज लेंगे या फिर माइनस वाले को क्लॉकवाइज लेंगे, लेकिन अगर एक को हम +½ ले लेते हैं क्लॉकवाइज को, तो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप -½ हो जाएगा। अगर हम क्लॉकवाइज को -½ ले लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप +½ हो जाएगा। जैसे ही बच्चों ये 4 क्वांटम नंबर हमें पता चले, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि एक एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, हमें पता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बता रहे हैं, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एक ही बिंदु पर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं प्रेजेंट हो सकते। चारों क्वांटम नंबर बराबर होने का मतलब है, जिस तरह से आपकी कॉलोनी में किसी भी 2 आदमियों का सेम एड्रेस नहीं हो सकता, कुछ न कुछ अलग होगा। मान लीजिए आपका पड़ोसी जो है उसी स्टेट में रहता है जो आप, जिस स्टेट में आप रहते हैं, उसी सिटी में रहता है जिसमें आप रहते हैं, उसी कॉलोनी में रहता है आप रहते हैं। 3 चीज़ सेम हो गई, लेकिन जो 4th चीज़ है आपके मकान का नंबर, वो आप दोनों का अलग होगा। उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनके 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर हमेशा अलग होगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, इन एन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किसी भी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। एग्जाम्पल से आपको जो मैंने दिया है वो समझ में आ गया होगा। 4 क्वांटम नंबर बच्चों हमने कौन कौन से पढ़े थे, N, L, M और S पढ़ा था। अब मान लीजिए N = 1, एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ मैं। N = 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी, M की और S की वैल्यू क्या होगी। L की वैल्यू होती है 0 हो जाएगी हमारी, ये भी 0 हो गई। S जो है वो क्या वैल्यू दिखाएगा वो देखिए, N = 1 है। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जिसको मैं बिंदी से दिखा रही हूँ। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो फर्स्ट वाले शेल में प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन, उसका एड्रेस बता रही हूँ मैं आपको इस एग्जाम्पल से। इस इलेक्ट्रॉन की L की 0 हो गई वैल्यू, इस इलेक्ट्रॉन की M की भी 0 है, इस इलेक्ट्रॉन की S की वैल्यू 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो +½ होगी या फिर -½ हो। एक इलेक्ट्रॉन और है, इसका भी जो है L का 0 है, इसका भी M का 0 है। अब इसका S की वैल्यू क्या होगी, अगर पहले वाले की हम +½ ले रहे हैं तो दूसरे वाले की -½ हो जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों के
n की वैल्यू सेम है, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू 1 है, l की 0 है, m की 0 है। दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसकी भी n की वैल्यू 1 है, l की 0 है, m की 0 है। लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो है पहले वाले का +½ है और दूसरे वाले का -½ है, तो उनका s जो है हमारा अलग अलग हो जाएगा। s को अलग करने के बच्चों सिर्फ दो ही तरीके हैं। अब जो मैंने यहाँ पे आपको ऑर्बिटल दिखाया है, अब इसके अंदर ये जो मैंने कक्षक दिखाया है आपको इस डब्बे के द्वारा, यहाँ दोबारा इसको बना रही हूँ। ये कक्षक है, एक कक्षक है ये। इस कक्षक के अंदर अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब यहाँ मैंने दिखाया कि दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, 3 क्वांटम नंबर सेम है, इन दोनों के n, l, m की वैल्यू सेम है। इसका मतलब इनका घर तो यही है। आप अपने भाई से इसकी तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक ही घर में रह रहे हैं, तो आपका स्टेट, सिटी और कॉलोनी सेम हो गई। अब जो है s की वैल्यू इसमें अलग अलग है, तो मतलब इस कमरे के अंदर एक तो ये वाला रह सकता है जिसका +½ है और एक ये रह सकता है जिसका -½ है। अब जो है मान लीजिए ये किसके लिए, एक डब्बा किस चीज़ के लिए था बच्चों, ये n = 1 के लिए था, जिसमें l की वैल्यू कितनी है बच्चों, l = 0 है। हमने देखा था कि n = 1 और l = 0 है, इसका मतलब s है ये। s के लिए हम जो एक ऑर्बिटल बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। मान लीजिए मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और डालना चाहती हूँ। अब एक इलेक्ट्रॉन और डालूंगी तो इस डब्बा जो मैंने बना रखा है, ये मैंने ऑर्बिटल जो बना रखा है, इसका एड्रेस n = 1, ये सही हो गया। l = 0, ये भी सही हो गया। m = भी 0 है इसका, तभी तो ये एक बना हुआ है। तीन चीज सेम हो गई। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और डालती हूँ तो बच्चों उसका +½ और -½ हमारे पास दो ही ऑप्शन थे s के, तो उस इलेक्ट्रॉन का s का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑर्बिटल, एक कक्षक के अंदर सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है तो वहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं आ सकता। n, l और m अगर हमारे सेम है तो s हमारा अलग होगा। s हमारा अलग होगा तो उसके दो ही ऑप्शन है, +½ और -½ तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो एक कक्षक के अंदर हमारे सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये जो मैंने डब्बा बनाया हुआ है, ये जो कक्षक बनाया हुआ है, इसका एड्रेस जो है बच्चों n = 1, l = 0 और m = 0 है। जब ये तीन चीज़ें हमें दी होंगी, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0, तब हम ये एक डब्बा बनाएंगे। इसके अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं वो हम s की वैल्यू से डिसाइड करेंगे। s की दो ही वैल्यू होती हैं, +½ और -½ इसलिए इसके अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर हम बच्चों दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो बच्चों पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम कह सकते हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर बच्चों दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उनकी स्पिन जो है अपोजिट होनी चाहिए। एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। और मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि अपोजिट स्पिन नहीं बोलूँ, और इस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए मैं ऐसे रख दूँ। ऐसे रखने का मतलब क्या हुआ, इनकी l की वैल्यू भी सेम थी, m की वैल्यू भी सेम थी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, l की वैल्यू भी सेम थी। अब s की वैल्यू भी सेम हो गई, जो कि संभव नहीं है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, विपरीत दिशा में ही होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों इसको समझने के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं सेकेंड शेल में। n हमारा शेल बताता है बच्चों, इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से। l जो है वो सब शेल बताता है और m जो है हमारा बच्चों ऑर्बिटल बताता है। ये हमारा स्पिन चक्रण बताता है। n = 2 दे रखा है। l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर n-1 तक होती है, तो 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। m की वैल्यू होगी बच्चों -l से लेकर +l तक, तो क्या वैल्यू हो जाएगी वो देखिए, 0 का 0 रहेगा, ये -1, 0 और +1। अब 0 है तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल हो जाएगा, -1, 0 और +1 है तो 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे इसके लिए बच्चों। ये हो गए हमारे 3। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये लगा दिया। 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए। क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ हो गए, तो हमारा ये 8 हो जाएगा। ये हमारा स्पिन बता रहा है बच्चों। कुछ फॉर्मूले मैंने जो है आपके डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए लिख दिए हैं। नंबर ऑफ सबशेल, उपकोष कितने होते हैं कोष में, वो सेल की संख्या के बराबर होते हैं। यहाँ देख लीजिए, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सबशेल उपकोष हमारे ये रहे, कितने हैं, 2 हैं। किसके बराबर हैं, शेल के कोष के बराबर हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, ये ऑर्बिटल जो हैं ये वाले हमारे कितने हैं एक शेल के अंदर,
n का स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है बच्चों इस क्वेश्चन में? 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 ही आ रही है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, ये हमारे सबशेल हैं। कितने हैं यहाँ पे बच्चों? 2 हैं। सबशेल यहाँ पे बच्चों 2 हैं। इसके अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे वो निकालने के लिए फॉर्मूला है 2l + 1। l की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। जब 0 के अंदर निकालेंगे हम तो l की जगह बच्चों 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों 1 ही है। जब l की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ बच्चों देखिए 3 ही है। तो हम चाहे डायरेक्ट निकालें चाहे फॉर्मूले से निकालें, हमारा आंसर सेम आएगा। आगे स्लाइड में कुछ फॉर्मूले और देखेंगे हम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिटल जो है कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताए थे मैंने, 2 ही होते हैं। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला होता है, चक्रण वाला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, सबशेल जो थी कौन सी वाली बच्चों? एल वाली। उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। एल की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे, 0 के लिए निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 × 0 + 1, तो हमारे 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने सारे फॉर्मूले जो है यहाँ लिख दिए हैं आपके लिए, ताकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सको। एग्जाम्पल देखिए, 4th शेल में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों तो फॉर्मूला से निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 32। और हम ऐसे निकाल के देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। n की वैल्यू हमारे बच्चों 4 दी हुई है। l की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर n-1 तक, ये आ जाएगा। m की वैल्यू 0 के लिए 0 हो जाएगी, इसके लिए -1, 0 + 1 हो जाएगी, इसके लिए -2, -1, 0 + 1 और +2 हो जाएगी, इसके लिए -3, -2, -1, 0 + 1 +2 और +3 हो जाएगी। ना लेते हैं, 1 बन जाएगा, इसके लिए 3 बन जाएंगे। ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, 5 बन जाएंगे इसके लिए, और इसके लिए बच्चों 7 बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करेंगे बच्चों? वो देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। इसमें 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे। इसमें बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। टोटल करेंगे इन सबको तो हमारा आंसर 32 यहाँ से भी आएगा। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n = 2 दिया हुआ है। ये एक इलेक्ट्रॉन का बच्चों एड्रेस है कि इस एड्रेस पे कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो हमें निकालना है। n की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? n की वैल्यू हमें दी हुई है 2। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 और 1 हो जाएगी। m की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 -1, 0 + 1 हो जाएगा। ये m में कितना हो जाएगा? 1 ऑर्बिटल, और इस वाले के लिए हो जाएंगे बच्चों 3 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ये -1, 0 + 1 लिख देंगे। px 1 हो जाएगा, px, py, pz। बच्चों ये जरूरी नहीं है कि -1 वाला ही px हो, इनमें से कोई भी px हो सकता है, py, pz हो सकता है। अब बच्चों एड्रेस देखिए, n = 2 है। इन सभी का जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर सबका एड्रेस n = 2 है। अब हमें निकालना है m = 0। m = 0, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए बच्चों, और एक जो है बच्चों 0 वाला ये रहा इलेक्ट्रॉन बीच में, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ हो जाएंगे। तो m = 0 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन आगे इसने एक और कंडीशन दी है, s = +½ होना चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि इसका एक का तो -½ होगा और एक का बच्चों हमारा होता है +½ ऐसे इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक का -½ होगा और एक का हमारा होगा +½ तो +½ वाले कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों? +½ वाले इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें, कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन कैसे करना है ये वाला। एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। n की वैल्यू 3 बता रहा है बच्चों ये, और s की वैल्यू बता रहा है -½ तो लिख लीजिए, n की वैल्यू कितनी है? 3 है। l की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 0 1 और 2 हो जाएगा। m की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 के लिए 0 रहेगी, 1 के लिए -1, 0 + 1 हो जाएगा, 2 के लिए -2, -1, 0 + 1 और +2 हो जाएगा। इनके जो है बच्चों ऑर्बिटल्स बना लीजिए, कक्षक बन जाएंगे इस तरह से। ये s है, ये p है बच्चों, ये d है। s में 1 कक्षक होता है, p में 3 होते हैं, और d में हमारे बच्चों हो जाएंगे 5 कक्षक। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो बच्चों इस कक्षक में आएंगे, इन कक्षकों में आएंगे, उनका सबका एड्रेस जो है n = 3 है।
हमें निकालना है बच्चों S इक्वल टू माइनस हाफ वाला। हमें पता है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से एक का जो है हाफ होता है और एक का प्लस हाफ होता है। तो पहले हर कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भर लेंगे हम, और इसका आंसर निकालने के लिए हमें सिर्फ माइनस हाफ वाले देखने हैं। तो कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे और उसका आधा कर लेंगे। 2 यहाँ हो गए इलेक्ट्रॉन, 6 यहाँ हो जाएंगे हमारे बच्चों, और 10 यहाँ हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन बच्चों हमारे कितने हो गए, 18 हो गए। और उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है, प्लस हाफ वाले भी हैं और माइनस हाफ वाले भी हैं। हमें चाहिए माइनस हाफ वाले, तो बच्चों हमारे माइनस हाफ वाले कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। अब एड्रेस दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, n की वैल्यू 3 है और मॉड m इक्वल टू 1 है। जो बच्चे मैथ्स वाले उनको तो पता होगा मॉड m कैसे निकलता है और क्या होता है। जो बायो वाले बच्चे उनके लिए बता देती हूँ। मॉड m का मतलब बच्चों ये होता है, m की जगह अगर हम 1 रखते हैं और ये 2 डंडे लगाते हैं, मॉड लगाते हैं, तो इसका आंसर 1 होगा। m की जगह अगर हम माइनस की वैल्यू पुट करते हैं तब भी हमारा आंसर उसका प्लस में ही आता है। तो हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जिनका एड्रेस n इक्वल टू 3 हो और मॉड m की वैल्यू 1 हो। n इक्वल टू 3 दिया हुआ है बच्चों, l और m निकाल लेते हैं। l की वैल्यू 0, 1, 2 हो जाएगी, m की वैल्यू इसके लिए 0 हो जाएगी, इसके लिए -1, 0 + 1 हो जाएगा, -2, -1, 0 + 1 और +2 हो जाएगा। इसका ऑर्बिटल बना लेते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे और इसमें बन जाएंगे हमारे बच्चों 5 ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर लीजिए, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे हम। n इक्वल टू 3 है, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस बच्चों n इक्वल टू 3, सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू 3 है बच्चों हमारी। अब मॉड m देखिए हमारा, तो पहले हम बच्चों ढूंढते हैं 1 वाले इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें 1 चाहिए। ये तो बच्चों 0 वाला है, 1 1 ये रहा, 1 1 ये रहा, 1 1 इक्वल टू ये रहा, 1 n, 1 1 ये रहा बच्चों। अब मैंने बताया था आपको कि जब माइनस दिया हुआ है बच्चों, ये इसको जैसे ही हम इसके अंदर रखेंगे, मॉड के अंदर रखेंगे, भी हमारा +1 हो जाएगा। तो हम 1 वाले काउंट कर लेंगे, तो 2 हमारे पास -1 वाले और +1 वाले टोटल मिला के बच्चों कितने कक्षक हैं, 4 कक्षक हैं, 4 ऑर्बिटल्स हैं। क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो -1 + 1 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो जाएंगे, जिनकी वैल्यू मॉड m इक्वल टू 1 है। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको कैसे निकाला समझ में आ गया होगा। तो पहले हमें क्या करना है, l और m की वैल्यू n को देख के लिख लेनी है। उसके बाद m का क्या दिया हुआ है, मॉड m दिया हुआ है, तो +1 का भी 1 होगा मॉड m का आंसर, -1 का भी 1 होगा, तो 1 छांट लेंगे हम। इसमें 4 1 है, इसका मतलब 4 ऑर्बिटल जैसे हैं जिनकी वैल्यू +1 या -1 है। उन 4 ऑर्बिटल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। -1 और +1 से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मॉड में मांग रहा है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे होंगे जिनका एड्रेस n इक्वल टू 3, मॉड m इक्वल टू 1 होगा। बच्चों उम्मीद करती हूँ क्वांटम नंबर ये आपको समझ में आ गए होंगे। आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।